हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारा यूनिट ऑलरेडी चल रहा है, यूनिट नंबर 3, उसका लास्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रूल ऑफ लॉ, वी हैव डिस्कस्ड सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड ऑल द रिलेटेड क्वेश्चंस टू दिस इन आवर लाइव क्लास दिस वीक. So now we will do this chapter, which is the last chapter of unit number 3. So for all 6 semester students, जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर का नाम है जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. ऑफ कोर्स यू आर वेल अवेयर कि जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एक हायरार्की के तौर पर चलता है. हायरार्की क्या होती है? एक सेट ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर पर पोजीशंस डिसाइडेड होती हैं. तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है. दिस इज़ अ प्री डिसाइडेड थिंग. तो ये ही हमको आज डिस्कस करना है. ऑफ कोर्स अगर हायरार्की की बात हो रही है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात हो रही है, तो शुरुआत सबसे पहले हमें किससे करनी होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचा कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट है. बड़ा मतलब जिसकी वैल्यू, जिसका जो दर्जा है वो हर कोर्ट से बड़ा है. इट्स द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट इन इंडिया. और अगर आपने देखा तो फर्स्ट लाइन पे हमें एक वर्ड नज़र आ रहा है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील. कोर्ट ऑफ अपील का मतलब, जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली इन निर्भया केस, फांसी से बहुत टाइम पहले तक देयर वाज अगेन एंड अगेन अपीलिंग कि हमको यूजिंग ऑल द सोर्सेज इस तरीके से कि अपनी सज़ा वो लोग कम करवा सकें. तो वो अपील करने की जो पावर होती है ना, अगर आप लोअर कोर्ट से खुश नहीं हैं, अगर आप दिए गए पहले के डिसीजन से खुश नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स आप सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांग सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं अपने न्याय के लिए. तो ये भी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मैक्सिमम 33 जजेस हैं इस समय पर. क्योंकि ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है हमारे देश का, तो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं पूरे देश में, उन सब के खिलाफ, अगर उन सब के अगेंस्ट, उन सब के दिए गए डिसीजन के अगेंस्ट अगर कोई भी आता है हेल्प मांगने, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द वन जो वो सारी वर्डिक्ट्स पिक कर सकता है. कोर्ट्स का हो चाहे ट्रिब्यूनल्स का हो, कुछ भी हो. उसके साथ साथ अगर मतलब यूनियन का कोई केस है, जैसे सेंटर का कोई केस है, स्टेट्स का कोई केस है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट देख लेगा. ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को बचा कर रखता है. आपको पता होगा हम लोगों को नागरिक के तौर पर कुछ अधिकार मिलते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. फंडामेंटल राइट्स का जो तरीका है उनको भी सेफगार्ड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बनाए रखना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम है. ये अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनके बीच की जो लड़ाई वगैरह होती है, डिस्प्यूट्स होती है, उसको सेटल करने का भी काम करता है. अगर देखा जाए तो हम लोगों को ये डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या, कितने जजेस होते हैं, कितना इसका स्ट्रेंथ है, किस प्रकार से ये काम करता है. तो जब सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी तो इसमें एक चीफ जस्टिस और सिर्फ 7 जजेस थे. फिर क्या होता था कि अगर कोई भी केस आता था कोर्ट के पास, तो सारे के सारे लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 लोग अगर बैठे हैं तो एक बेंच में इतने लोग बैठकर डिसीजन ले लेते थे. तो सारी की सारी जो पूरी बेंच होती थी सुप्रीम कोर्ट की, उनके सामने केसेस का डिसीजन लिया जाता था. लेकिन जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट, पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ा, बहुत सारी और चीज़ों, बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डेवलप होता गया, प्रेशर बढ़ता गया, तो ऑफ कोर्स उनको नंबर ऑफ़ जजेस जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ा. तो फ़िलहाल अगर हम लोग देखें तो इसकी शुरुआत जितने नंबर ऑफ़ जजेस से हुई थी वो 7 जजेस प्लस चीफ जस्टिस था. बट 2019 का जो लास्ट डेटा बताता है उसके अकॉर्डिंग 34 है, 33 जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है. तो बेसिकली चेंज ये आया है कि 8 से शुरू होकर आज ज़रूरत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो साइज़ है, जो स्ट्रेंथ है, वो 34 कर दी गई है, 34, ठीक है. अब जैसे कि हमने अपने जब भी हम कोई मतलब लीडर डिस्कस करते हैं, कोई पोजीशन डिस्कस करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी उनकी.
मतलब ऐसा क्या होगा जिस वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट का जज चुना जाएगा या चीफ जस्टिस चुना जाएगा। नेचुरली हर पोजीशन पे आपको कोई ना कोई क्वालिटी चाहिए होती क्वालिफाई होने के लिए। तो उसमें अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी देखें तो एक भारत का ऐसा नागरिक जिसकी उम्र 65 ईयर्स से ज़्यादा ना हो, ठीक है। आर्टिकल 124 है जो हमारा भारतीय संविधान का, वो हमें हेल्प करता है सुप्रीम कोर्ट के जज किस प्रकार से इलेक्ट किए जाएंगे वो देने में। जो रूल्स हैं वो इसमें लिखे गए हैं। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो हाई कोर्ट के जज रहे हों एटलीस्ट 5 साल के लिए या फिर एडवोकेट रहे हों 10 साल के लिए। तो दोनों में से एक कैटेगरी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। फर्स्ट ये कि 65 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, उसके कम की ही उम्र रहनी चाहिए अगर उनको इलेक्ट होना है पोस्ट पे। और दूसरा ये कि ही शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 साल के लिए और एडवोकेट 10 साल के लिए, ठीक है। ये सब डिसीजन जब तक प्रेसिडेंट को नहीं लगता कि वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, उन्होंने कुछ ऐसे रिजल्ट्स, कुछ ऐसे केसेस पे काम किया है जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है पोजीशन पर रिकमेंड होने का, क्योंकि वही है जो प्रेसिडेंट ही है वो व्यक्ति जो रिकमेंड करते हैं कि कौन इस पोस्ट पर इलेक्ट होगा। तो ये कुछ हमारे तरीके थे डिसाइड करने के कि मेंबर्स कौन बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद 3 जजेस केस ने हम लोगों को एक और बात समझाई। वो बात ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जज पार्शियलिटी का प्रोसेस ना हो जाए, कोई किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव ना रखे, पार्शियल ना हो। इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक पूरी कमेटी मिलकर सुप्रीम कोर्ट का जज चुने। उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 4 सबसे ज़्यादा सीनियर जजेस होंगे कोर्ट के और एक कोई सीनियर जज होगा हाई कोर्ट का, ठीक है। तो ये जो एक कोलिजियम है ना, ये जो एक कमेटी है, ये बेसिकली क्या करती है, हर बारी जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का डिसीजन लेना होता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उस समय पर ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। अब आपको पता है 65 ईयर्स से कम में ही रहना है, तो नेचुरली 65 ईयर्स का होने के बाद उनको जो है अपनी पोजीशन से रिटायरमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर पोजीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हेड करते हैं और इनको भारत के राष्ट्रपति की मौजूदगी में, यानी प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की मौजूदगी के अंदर इन्हें अपना शपथ लेना पड़ता है या ओथ लेना पड़ता है कि ये इस पोजीशन पर आज से काम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात है, अगर आपने अपने पहले के सेमेस्टर्स में प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो, या वैसे जनरल नॉलेज भी इफ़ यू आर अवेयर अबाउट, तो आपको पता होगा कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ये कोई ऐसा काम करता हुआ पाया जाए जो कि फेवर में नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के खिलाफ हो जाता है या उसकी पोजीशन की जो रिस्पेक्ट है, जो गरिमा है, उसके खिलाफ हो जाता है, तो उनको हटाने का प्रोसेस भी इम्पीचमेंट का ही है, बिल्कुल सेम जैसे भारत के राष्ट्रपति को हटाने का है। तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस कर ली थी अपना अभी तक के इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन। अगर आप ऑब्वियसली, अगर तो नहीं बट आप लोग जानते ही हैं कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है। ऑफ कोर्स यू आर लॉ स्टूडेंट्स, तो यू आर वेल अवेयर कि ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कितने एरिया तक, किस लिमिट तक, कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें हमारे पास 3 तरीके का ज्यूरिसडिक्शन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का पहला फॉर्म ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल का मतलब होता है जो अपने आप में बिल्कुल सही हो, लाइक ओरिजिनल मेरा खुद को बिलोंग करता हो, जो कहीं से कॉपीड ना हो, चोरी ना किया हो, खुद का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। होता क्या है,
अगर किसी भी समय पर मान लीजिए केंद्र और राज्य आपस में किसी बात पर लड़ जाते हैं, या राज्य और राज्य आपस में किसी बात पर लड़ जाते हैं, या दो स्टेट्स वर्सेस सेंटर हो जाता है, एनीवेज आई रिपीट अगेन दिस टू यू, सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, और दो स्टेट्स मिला के वर्सेस सेंटर, एनी ऑफ दिस, अगर इसमें से कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी आपको कोई भी छोटा कोर्ट अपील करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उसके ऊपर डील भी कर सकता है, सिर्फ इन 3 मामलों के केस में। फिर आता है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इस वर्ड में अगर आप देखो तो ऑलरेडी अपील वर्ड छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था, अगर आप किसी भी लिए गए डिसीजन से नाखुश हैं, कोई ट्रिब्यूनल, कोई कोर्ट, कोई ऐसा डिसीजन देता है जो आपको लगता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता था, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, या मैं इससे कम डिज़र्व करता हूँ पनिशमेंट, या मेरे को इंसाफ नहीं मिला, एनी ऑफ दिस केस अगर आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मदद मांग सकते हैं कि मुझे इस तरीके से यहाँ पर डिसीजन दिया गया, पर वो मैं इसके खिलाफ हूँ, तो मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। लास्ट आता है हमारे पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एडवाइस करना, जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है। एडवाइस करने का मतलब होता है अगर आपसे कोई कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको उसका सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो होता क्या है, कई बारी सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट जो है एडवाइस मांगते हैं, कई बारी राष्ट्रपति को ऐसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिस पे वो खुद अकेले काम नहीं करना चाहते और उन्हें लगता है उन्हें ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो सुप्रीम कोर्ट से हेल्प लेते हैं, और जब वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेते हैं तब वो कहा जाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को इन किसी भी केस में, अगर राष्ट्रपति उनसे मदद मांगते हैं तो वो राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे सकते हैं। अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट समझ गए हैं तो फिर अनडाउटेडली हाई कोर्ट समझना तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हाईएस्ट बॉडी है, हाईएस्ट कोर्ट है हमारे देश का, तो हाई कोर्ट्स आपको पता है कि उसके हायरार्की के ऑर्डर में जस्ट नीचे हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स लगभग हर स्टेट्स के लिए सेपरेट हैं, लेकिन हमारे देश का 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन या नीड कम है, ज़रूरतें कम हैं, तो 2 राज्य एक हाई कोर्ट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मोर देन 1 स्टेट एक हाई कोर्ट शेयर कर सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा, इनका हाई कोर्ट शेयरिंग है, सेपरेट हाई कोर्ट्स नहीं है। उसी प्रकार से इंडिया में ये काफ़ी बारी होता है, खासकर यूनियन टेरिटरीज़ के केस में उनका किसी न किसी स्टेट के साथ हाई कोर्ट मैच कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट्स। जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस है, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉम्पोजिशन होता है एग्जैक्ट सेम मैनर में हाई कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट के पास अपना चीफ जस्टिस होता है जिसका नाम होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये प्रेसिडेंट द्वारा टाइम टू टाइम चुने जाएंगे। ठीक है, जो आर्टिकल 217 है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से डील करता है, और यहाँ पर भी भारत के राष्ट्रपति ही चुनते हैं हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन होंगे, लेकिन फिर से एक कोलिजियम यानी एक कमेटी के तहत चुना जाता है। कमेटी में होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्टेट के गवर्नर और राष्ट्रपति। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के पास अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। जैसे मान लो अगर पार्लियामेंट में, संसद में, या जो विधानसभा है, इनकी वोटिंग के टाइम पर, इलेक्शन के दौरान या अदरवाइज कोई भी लड़ाई हो जाती है तो कौन मदद करता है, किसके पास जाकर आप बात करेंगे, तो वो एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का। यानी हाई कोर्ट कैन कम्प्लीटली पार्टिसिपेट, खुद से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है वो। फिर कई बार आपने देखा होगा मैरिजेस के जो लॉ हैं, डिवोर्स हैं, ठीक है, अगर आपने कोर्ट की किसी दिए गए आदेश का उल्लंघन किया है, इन सब केसेस में भी हाई कोर्ट ही काम करता है।
उसके बाद आती है रिट जुरिस्डिक्शन। रिट्स तब इशू करे जाते हैं जब किसी को लगता है कि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है या उनके फंडामेंटल राइट्स हैं जो वो ख़राब हो रहे हैं। तो इस केस में सरकार को कुछ आदेश सिखाने के लिए या सिटीज़न टू सिटीज़न कोई बात समझाने के लिए रिट जुरिस्डिक्शन अप्लाई किया जा सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट का एपिलेट पढ़ा था, हाई कोर्ट का भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। एपिलेट मैंने आपको पहले समझाया है, इसमें वर्ड अपील छुपा हुआ है। तो नेचुरली ये क्या इंडिकेट करता है कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स द्वारा दिए गए डिसीजन, जो हमारे हाई कोर्ट के नीचे 3rd नंबर पे हायरार्की में कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल और क्रिमिनल, अगर वो कोई लॉ डिक्लेयर करते हैं, कोई रूल डिक्लेयर करते हैं, कोई पनिशमेंट देते हैं, कोई केस का डिसीजन देते हैं जिससे वो व्यक्ति खुश नहीं है, तो वो किसके पास जा सकता है? हाई कोर्ट के पास अपील मांगने। ठीक है, दोनों ही कोर्ट जो हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, यानी जो भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है इसको एज रिकॉर्डिंग्स, एज प्रोसीडिंग्स जो है सेव करा जाता है, इन केस फ्यूचर रेफरेंस में कभी इस्तेमाल करना पड़े एज प्रूफ और एनीथिंग, तो इसका यूज़ किया जा सकता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। उसके बाद एक प्रोसेस है जुडिशियल रिव्यू का। देखिए, रिव्यू का मतलब होता है किसी भी पहले हुई चीज़ को दोबारा से देखना। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर कोई हमें लगता है कि असंवैधानिक काम हुआ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी पास किए गए लॉ को या कोई भी केस के रिज़ल्ट को वापस से ज़ीरो कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं कि आपने गलत रिज़ल्ट दिया है और इसको चेक किया जाए। ये होती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में आपने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में स्टडी करा कि आपका इंडिया का जुडिशियल सिस्टम क्या है। Okay, this was last chapter of unit number 3 judicial system in India. Chapter number 4 है, ये last chapter था. Now I will see you in my next video with a new unit. Till then, take care, stay safe. Thank you.